हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th को पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोग जो है पढ़ेंगे सोशल साइंस के बारे में। तो सोशल साइंस में जो है हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। आज हम लोग जो है डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे कि डेवलपमेंट बोलते किसको हैं। और जो भी आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में ये जो है वीडियो जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो इसको देख करके वो लोग एनसीईआरटी का अपना क्लास 10th का इकोनॉमिक्स सही कर सकते हैं। तो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट चैप्टर को। तो हम लोग जो है विकास के अंतर्गत जितने मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टॉपिक को हम लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डिफिनेशन लिखना होगा तो जो मैं बोलता हूँ वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं जितने टॉपिक्स लिखे गए हैं। तो हम लोग जो है पहला टॉपिक देखते हैं विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा मतलब होता है परिभाषा, डेफिनेशन। तो इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है कि जो है विकास के बारे में कोई स्पेशल डेफिनेशन हो। हर एक लोगों का विकास का तरीका जो है या फिर हर एक लोगों की जो है विकास का नजरिया अलग अलग होता है। तो इसको हम देखते हैं। दूसरे टॉपिक में क्या है, विकास के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं। विकास के बारे में जो अलग अलग लोग हैं वो क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में है। तो पहले समझते हैं विकास के बारे में जो है एक भूमिहीन मजदूर की धारणा क्या हो सकती है, उसके लिए विकास का क्या मायने हो सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें इसको फील करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है कोई भी जमीन नहीं है। मतलब हमारे पास कोई भी जमीन नहीं है, मतलब हम एक भूमिहीन जो है मजदूर हैं। तो हमारे लिए विकास का दायरा क्या हो सकता है। तो एक भूमिहीन व्यक्ति होने के नाते हम क्या सोचेंगे कि अगर हम कहीं पर काम करने जाते हैं तो जो है हमें काम जो है मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम जाएं कहीं पर काम करने के लिए और हमें काम ना मिले। तो एक दायरा तो ये हो सकता है, वो व्यक्ति या फिर जिसके पास भूमि नहीं है वो ये सोच सकता है कि जहाँ पर हम काम करने के लिए जाएं वहाँ पर हमें काम करने को मिल जाए। दूसरा, वो ये भी सोच सकता है कि जो है ये भी सोच सकता है कि उसके लिए वेतन जो उसको दिया जाए या फिर जो भी जहाँ पर वो काम कर रहा है उसके लिए जो उसको वेतन मिलता है वो भी एक निश्चित मिले, ताकि जो है वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। वो ये सोच सकता है कि उसके लिए जो है जितना वो चाहता है कि सैलरी होनी चाहिए मिनिमम, उतना उसको सैलरी मिले। तीसरा ये सोच सकता है कि जो उसके बच्चे हैं वो किसी भी गाँव के स्कूल में, मतलब थोड़ा प्राइवेट हो, मतलब प्राइवेट में भी जैसे बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, कुछ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सके और उसके बाद समाज में लोग उसका सम्मान करें। मतलब ऐसा ना हो कि लोग उसको हीन भावना से देखें। तो वो विकास के बारे में इतना ही सोच सकता है। अगर उसके लिए विकास का दायरा देखा जाए तो इतना ही, वो और बहुत सारे सपने नहीं देख सकता है, उसके लिए विकास का दायरा उतना ही है। तो विकास के लिए जो एक भूमिहीन मजदूरी की धारणा है वो अभी हम जितना पॉइंट बताए लगभग वही रहती है। दूसरा देखते हैं, एक व्यक्ति जिसके पास भूमि है उसके लिए विकास की क्या अवधारणा हो सकती है, वो विकास को किस तरीके से परिभाषित कर सकता है। तो जिसके पास जमीन रहती है वो क्या सोचेगा। जैसे हम एक किसान हैं, हमारे पास कुछ जो है जमीन है, तो हम क्या सोचेंगे कि जो हम पैदावार कर रहे हैं उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल लगते हैं, रॉ मटेरियल मतलब जो खाद लगती है या फिर जितने भी और सारे, मतलब एक खेत को तैयार करने में जितनी जुताई होती है, या फिर इसके लिए हम ये सोचेंगे कि कम से कम में ये हो जाए। तो ये हम सोचेंगे। दूसरा ये हम सोच सकते हैं कि कम से कम में ये हो जाए, साथ में अगर जो भी पैदावार होती है वो अच्छी तरीके से हो, मतलब पैदावार में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, अच्छे तरीके से ऐसा बीज सेलेक्ट किया जाए जिससे पैदावार ज़्यादा हो। अब बीज का प्राइस भी हमारे बजट में होना चाहिए। और जो है अगर मान लो गन्ना बैठाते हैं या फिर कुछ भी मतलब उगाते हैं, तो मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सरकार का समर्थन मूल्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो है गन्ना मिल मालिक जो है वो ज़्यादा बजट में ना, मतलब हमें जो है सस्ते में हमारे प्रोडक्ट को ना खरीद सके, मतलब जो हमारा गन्ना है उसको सस्ते में खरीद सके। इसके लिए समर्थन मूल्य भी सरकार को देना चाहिए। तो उसके लिए जो है विकास का दायरा इतना ही है। मतलब वो सोच सकता है कि मतलब कम मजदूरी में किसान काम करने के लिए खेतों में मिल जाए, बीज सस्ता हो, साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। और जब इतना सारा होगा तो वो जो है अपने आप में वो अपना एक स्टेटस महसूस करेगा। उसके लिए विकास का दायरा इतना ही रहता है।
ज़्यादातर केसों में। तो विकास की धारणा एक भूमिहीन जिसके पास भूमि है, भूमि युक्त व्यक्ति के पास इतनी सारी धारणाएं हो सकती हैं जो है विकास की। इसके बाद फिर एक लड़की है जो अमीर है, अमीर परिवार से बिलोंग करती है, उसके लिए विकास की धारणा क्या हो सकती है। इसको हम खुद ही, जैसे जो टॉपिक पढ़ते हैं विकास, उसमें हम अपने आप को मानकर पढ़ें। जैसे एक लड़की है, जैसे मान लीजिए जो है कोई लड़की है और वो अमीर परिवार से बिलोंग करती है, तो वहाँ पर लड़का भी है, उसका भाई जिसको मान सकते हैं, उसका भाई है, उसको बहुत सारी छूटें दी जाती हैं। उसको विदेश में पढ़ने के लिए जो है उसके पास पैसे की दिक्कतें नहीं हो जाता है विदेश में पढ़ने के लिए। तो लड़की क्या सोचेगी कि मैं भी विदेश में पढ़ने जाऊँ, उसके लिए विकास का दायरा ये है। अगर और ये भी सोच सकती है जितना मेरे भाई को स्वतंत्रता है उतना मुझे भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब ये भी सोच सकती है वो लड़की। तो उसके लिए विकास का दायरा ये है, मतलब वो भी कुछ अपना जो भी करना चाहिए उसको समानता चाहिए अपने भाई के बराबर। तो वो विकास के बारे में ये सोचेगी। अब वो खाने पीने के बारे में थोड़ी ना सोचेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही वो अवेलेबल है। ज़्यादातर व्यक्ति वही सोचता है जो उसके पास नहीं रहता है वही सोचता है। तो यहाँ सबसे हम ये देख सकते हैं कि विकास के बारे में अलग अलग लोगों की मतलब अलग अलग धारणाएं हैं। तो हम निष्कर्ष में क्या पूछते हैं कि इस प्रकार हम निष्कर्ष में ये देखते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति के विकास के बारे में लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग धारणाएं होती हैं, तथा एक का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विकास हो। जैसे अगर एक लड़की जो है वो स्वतंत्रता चाहती है, हमें भाई के बराबर स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए विकास होगा। लेकिन जो उसका भाई है उसके लिए वो विकास नहीं होगा। या फिर जो एक भूमिहीन मजदूर चाहता है, वो जो जिसके पास भूमि है उसके लिए विकास का दायरा नहीं होगा, क्योंकि भूमिहीन मजदूर को तो डेली काम करने के लिए चाहिए। जबकि जिसके पास भूमि है वो क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का पैदावार हो, कम समर्थन मूल्य अच्छा हो, बीज का जो है दाम कम से कम हो, तो वो इसके बारे में सोच सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो अलग अलग लोगों की विचारधाराएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं विकास के प्रति। तथा जो भी विकास होता है एक के लिए, वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए हो, मतलब दूसरे के लिए वो विकास नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ सबसे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो विकास होता है वो बेसिकली किसी व्यक्ति की आकांक्षा पर निर्भर करता है। आकांक्षा एक्सपेक्टेशन उसकी जो होती है, और उसकी जो है मतलब जो है थिंक क्या होती है, इस पर निर्भर करता है वो सोचता क्या है। जैसे हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसकी आकांक्षा अलग होती है, इसलिए डेवलपमेंट की कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं है। उसकी डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं और उसकी सोच जो है अलग अलग होती है। इस प्रकार जो है विकास जो है हर एक व्यक्तियों का अलग अलग तरीके से होता है। अगर सिंपल रूप से विकास को कहा जाए तो सिंपल रूप से विकास मतलब ये कह सकते हैं कि जो है व्यक्ति अपना समाज में स्टेटस अच्छा कर सके, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, मतलब उसका समाज में अच्छा वर्चस्व हो, उसके पास वो सारी सुविधाएं हो जो वो चाहता हो। ये विकास के अंतर्गत हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने विकास की परिभाषा जो है देखी। अब हम लोग जो है समझते हैं इसमें जो है विकास वाले चैप्टर में इतने चीज़ों के बारे में वो जिक्र किया गया है, इतने टॉपिक्स के बारे में। जैसे है जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, और पर पर्सन इनकम क्या होता है, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी कहेंगे किसको? जीडीपी का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, वहाँ पर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उस देश के भीतर, उस जितने भी वस्तुओं सेवाओं या फिर सेवाओं कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के द्वारा हो रहा है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा हो रहा है, चाहे टर्सरी सेक्टर के द्वारा, जिसको हम आगे के चैप्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है किसी देश की कंट्री में, उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। ऐसा नहीं होगा, अब इसमें दो क्वेश्चन उठता है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है, वो जाकर के विदेश में काम कर रहा है, तो ये पूछा जाता है क्या उसकी जीडीपी भी भारत में इंक्लूड होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन भारत के बाहर है।
लेकिन अगर कोई अमेरिका है या फिर चाइना की कंपनी है, वो भारत में जो है अपना कुछ बिजनेस स्थापित करती है और मतलब वहाँ से वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है, तो क्या वो जीडीपी में शामिल होगा? जी हाँ, वो जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि वो भारत की सीमा के भीतर हो रहा है। तो सीमा के भीतर भले ही विदेशियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन भारत की सीमा के भीतर हो रहा है, क्योंकि भारत देश में उसका उत्पादन हो रहा है, इसलिए जो है वो भारत की जीडीपी में जो है शामिल होगा। यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीडीपी जो है, अब यहाँ से कह सकते हैं जीडीपी की परिभाषा को, कि जो है जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है किसी एक देश में किसी दिए हुए समय में, जिससे दिया हुआ समय हो सकता है 1 अप्रैल से लेकर के वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है अगर 1 साल का समय अंतराल लिया जाए, तो उस समय अंतराल में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको जीडीपी बोला जाता है। अब जीडीपी समझ गए, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो क्या बोलेंगे? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए गिवन ए पीरियड इज नोन एज जीडीपी। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग इस परिभाषा को लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक राष्ट्रीय, जैसे व्यक्तिगत आय हमारी आय से मतलब होता है, राष्ट्रीय आय जो है पूरे राष्ट्र की आय से मतलब होता है। जैसे पूरे देश में जितने भी लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसके दौरान वो काम करते हैं और आय जनरेट करते हैं। जैसे कि किसान है तो वो किसान की आय खेती से होती है, जो डॉक्टर है या फिर जो इंजीनियर है उसका अपना सर्विस प्रोवाइड करके उसकी इनकम होती है। तो सारे इनकम को अगर भारत देश के जोड़ लिया जाए, जितने भी लोग हैं वो जितना वर्क कर रहे हैं, जिनका डाटा में है, कुछ लोग तो ऐसा भी रहता है जिनका डाटा में नहीं है, तो उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। जिनका सरकार की डाटा में रहता है और भारत देश में रहता है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। मतलब एक राष्ट्र के भीतर जितने भी आय से जनरेट वाले काम होते हैं, मतलब जितना भी लोग तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो जितना इनकम जनरेट करते हैं पूरे राष्ट्र के भीतर, अपने राष्ट्र के भीतर, तो उसको बोला जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यहाँ से राष्ट्रीय आय आप लोग समझ गए होंगे। एक राष्ट्र की जो आय होती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर, चाहे टर्सरी सेक्टर, चाहे सेकेंडरी सेक्टर से हो, उनकी सारी आय को अगर एक देश के जोड़ लिया जाए तो उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। अब इसके बाद फिर समझते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, मतलब किसी राष्ट्र की कुल आय और टोटल पॉपुलेशन, वहां की कुल जनसंख्या, मतलब कुल जो राष्ट्रीय आय है उसकी जनसंख्या से अगर हम भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं कि अगर हमें एक देश का संपन्नता का पता लगाना हो कि कौन सा देश ज़्यादा संपन्न होगा, तो हमें ज़्यादा सही क्या लगेगा? हम नेशनल इनकम रहेगा या फिर प्रति व्यक्ति आय रहेगा? तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा सही रहता है अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा। तो राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय से अगर हम जो है जीडीपी किसी भी देश का आकलन करें कि वो देश जो है कैसा है, संपन्न है, या फिर जो इसमें रहने वाले लोग की दशा क्या है, तो वो उसके लिए प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम जिसको बोला जाता है, उसको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं राष्ट्रीय आय से क्यों नहीं पता चलता है। जैसे राष्ट्रीय आय जो है जरूरी नहीं बढ़ने से जो है देश ज्यादा प्रगति करेगा, ये जरूरी नहीं कि प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ रही। राष्ट्रीय आय बढ़ने से जरूरी नहीं कि हर एक लोगों की जो है वो आय बढ़ रही। इसको समझते हैं। देखिए जैसे क्या है, जैसे राष्ट्रीय आय में क्या हो जाएगा, आय सब लोग जनरेट करें। जैसे इसमें 3 कंपनियों को लेते हैं। रिलायंस है जिसने जियो को, मतलब रिलायंस कंपनी है, और दूसरा जो है लेते हैं एयरटेल, और कुछ ऐसी सारी कंपनियां। इन लोगों का तो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे मान लो इन लोगों की इनकम 10,000 से लेते हैं, 10,000 इन लोगों की इनकम है, और जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति को पूरे को मिला करके कितना है, जो है ये 10 रुपया है। मतलब आम व्यक्ति को मानते हैं, या फिर 100 रुपया मान लेते हैं, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा 10,100 रुपया पूरे। ये इसको मान सकते हैं। तो जो भी जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, या फिर जितने भी मिलीनियर्स या बिलियनियर्स हैं, जितने भी
अमीर लोग हैं वो जो है 10,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, और जो जिसमें 95% पॉपुलेशन आता है उनकी इनकम 100 रुपये है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? 10,100 रुपया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जीडीपी अगर बढ़ जाए तो जो है लोगों की आय भी बढ़ जाएगी। अब इसमें अगर देखा जाए, इसकी पॉपुलेशन से भाग किया जाए, पॉपुलेशन से अगर इसको भाग करेंगे तो हमें जो है, अब जैसे इसको मान लो पॉपुलेशन कितना है, मान लेते हैं 1000 है, तो इसको भाग किए कितना आ गया? 10 यहाँ से हो जाएगा 1, इसका मतलब 10.1 आ जाएगा। ये होगा प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की आय कितना रुपया होगा अगर यहाँ से निकाला जाए। लेकिन अगर जैसे क्या है, इन लोगों का जो भी मिलीनियर्स या फिर बिलीनियर्स हैं, जो भी अमीर लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ जाता है, जैसे लॉकडाउन लगने के बाद फिर क्या हुआ, जो भी ऑनलाइन काम कर रहे थे उनका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा चला गया, और जो लोग उस तरीके से ऑनलाइन एफर्ट नहीं कर पाते थे उनका तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, तो उनकी आय तो कम हुई। लेकिन जो और लोग थे जो उसमें काम कर रहे थे उनकी आय बढ़ी। तो जैसे ये 10,000 रुपये इनका था, तो इनका मान लेते हैं 12,000 रुपये हो गया, 12,000 रुपये हो गया। और जो व्यक्ति आम आदमी था जिसका कंट्रीब्यूशन था 100 रुपये का, अब उसका जो है हो गया, मान सकते हैं 80 रुपये। 80 रुपये हो गया तो 12,080 रुपये आ गया, तो 12,080 रुपया आ गया। अब ये यहाँ से क्या देख सकते हैं, ओवरऑल जीडीपी तो बढ़ी है ना। जीडीपी कितना, पहले 10,100 रुपया थी, अब जीडीपी कितना हो गया? 12,080 रुपया। तो क्या हर एक लोगों की आय भी बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, सिर्फ इन्हीं की आय बढ़ी है, इनकी आय नहीं बढ़ी है। जो लोग कमजोर थे उनकी आय नहीं बढ़ी है। तो इस तरीके से हम ये कैसे कह सकते हैं, जो लोग जीडीपी को देखकर कहते हैं भारत की जीडीपी इतना जा रही है, तो जीडीपी बढ़ने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमारा जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब हमारे रहने सहने का तरीका, रहन सहन का तरीका भी बढ़ रहा है। इसको नहीं कहा जा सकता। पर कैपिटा इनकम से थोड़ा बहुत कहा भी जा सकता है, लेकिन जीडीपी से एकदम आकलन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात ही नहीं होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं जो है। तो इस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव रहता है प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम उतना नहीं रहता है, लेकिन ये भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब जैसे इसमें भी प्रति व्यक्ति 10.1 आया, और इसमें पॉपुलेशन जो है कितना है 1000 की अगर करें तो 12.0 लगभग आ जाएगा। तब भी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। लेकिन रियल रूप से देखा जाए तो सिर्फ इनकी प्रति व्यक्ति आय और इनका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जो दूसरे लोग हैं उनका नहीं बढ़ा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है राष्ट्रीय इनकम को जो है नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति इनकम के बारे में जो है पर कैपिटा इनकम के बारे में समझे। और यहाँ से अगर दोनों में इफेक्टिव देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा इफेक्टिव रहता है। राष्ट्रीय आय को उतना ज्यादा आकलन से नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आय में ज्यादा का अंतर नहीं आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, इनका कंट्रीब्यूशन कैसा, इनका देश के विकास में किस तरीके से योगदान रहता है। अब बात आती है कि जो है इस नेशनल इनकम को जो है राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो इसकी रिपोर्ट को जो है जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विकास के बारे में हमें लगता है जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, और इसके बाद राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इन सब के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जो है यूपीएससी की धारणा जो है यहीं से बनती है। तो जो व्यक्ति जो स्टूडेंट जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है उसको इस तरीके की समझ होनी चाहिए। तो अगर ये मेरा वीडियो जो है एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है समझने में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। तो इसको 2-3 बार देखें, समझने की कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चन उठता है उसको आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो कुछ समझ में नहीं आता है तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।